गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सोनी अवस्थी। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है समास। ठीक है, तो आज हम समास के विषय में आप लोग को बताएंगे। जैसा कि आप लोग पहले भी समास पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए आज हम समास का जो है आगे का पढ़ा रहे हैं। देखिए, समास जो है, समास शब्द सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से निष्पन्न होता है। समास शब्द सम उपसर्ग के अस धातु में मिलने से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, मतलब दो शब्दों के बीच की विभक्तियों और योजक चिन्हों का लोप करके उसको संक्षिप्त करना ही समास कहलाता है। मतलब संक्षिप्तीकरण, किसी शब्द का संक्षिप्तीकरण करना, मतलब दो शब्द या दो से अधिक शब्द हैं तो उनके बीच के योजक चिन्हों को और विभक्तियों का लोप करके उसको संक्षिप्त कर देते हैं, तो इससे नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, जैसे और भी हम समास की परिभाषा है, जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। यही बात परिभाषा में भी बताई गई है कि जब दो या दो से अधिक पदों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है तो उसे समास कहते हैं। समास में कम से कम दो शब्दों का होना आवश्यक होता है। जब संक्षिप्तीकरण हम करेंगे तो उसमें दो शब्दों की आवश्यकता होती है, मतलब कम से कम दो शब्द हो और अधिक से भी अधिक शब्द, दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं। ठीक है, पहले शब्द को क्या कहते हैं समास में? पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे शब्द को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जैसे पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, ये दोनों पद समर्थ तथा एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। मतलब ऐसा हो कि दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए और जब इन दोनों को मिला दे तो एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा समास का। दूसरे रूप से फिर से आप लोग एक बार समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पद मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की विभक्ति अथवा संयोजक लुप्त हो जाते हैं तो इस संक्षिप्तीकरण की क्रिया को हम समास कहते हैं। समास द्वारा बने शब्द जो है समस्त पद या सामासिक पद कहलाते हैं। समास द्वारा बने पद मतलब दो शब्दों को मिलाकर, दो शब्द या दो से अधिक शब्दों को मिला करके जो संक्षिप्तीकरण किया जाता है उसे हम समस्त पद और सामासिक पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा समास का शाब्दिक अर्थ हमने बताया और समास की परिभाषा बता दी है। इसके बाद हम आते हैं समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, नहीं, समास के भेद तक पहुंचने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं। जैसे कोई एक शब्द आपने लिया और इसको अलग अलग कर दिया तो वही होता है समास विग्रह। ठीक है, अब क्या होता है समास? जैसे दो शब्दों का विग्रह करके हमने लिखा तो उसको जोड़ना क्या कहेगा, या उसको संक्षिप्त करना, उसके बीच की विभक्ति या योजक चिन्हों को हटा करके उसको जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग समास कहते हैं। और उसी को अगर पूर्व प्रक्रिया में फिर से ला देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, दोनों को विग्रह मतलब, विग्रह का मतलब विच्छेद होता है। जैसे आप लोगों ने संधि विच्छेद पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है? विच्छेद मतलब अलग अलग कर देना, किसी एक शब्द को अलग अलग कर देना। ठीक है, यही क्या होता है? समास विग्रह कर देना। मतलब समस्त पद को अपनी पूर्व विभक्ति के आधार पर अलग अलग करना ही समास विग्रह कहलाता है। उसके बाद जैसे कि उदाहरण में आप देख लीजिए, जैसे है आपने उदाहरण के रूप में लिया शरणागत। ठीक है, शरणागत एक ये शब्द है। अब अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो शरणम आगता। ठीक है, शरणम आगता। तो अब देखिए इसमें जो विभक्ति है, इसमें द्वितीय विभक्ति का, शरणम में जो है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इस द्वितीय विभक्ति का जब हमने समास किया है तो इसमें जो है माँ को हमने हटा दिया है, शरणम वाले माँ को हमने हटा दिया और दोनों को जोड़ करके जो हमारा शब्द बना है वो क्या बना है? शरणागता। शरणागता। ठीक है, इसमें कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष समास। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे नीचे आप लोगों के उदाहरण में और भी एक दिया हुआ है महादेव। महादेव, ठीक है, महादेव में हमने क्या किया? महान चासो देव। अब इसी को हम संक्षिप्त करेंगे। ये तो हो गया हमारा समास विग्रह। कौन सा समास विग्रह हो गया? महान चासो देव। अब इसी को हम अगर
जोड़ देंगे, इसके बीच वाले योजक चिन्ह या विभक्ति या कोई भी होते हैं उसको हम लोप कर देते हैं और इसी को जोड़ देते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, महादेव का अगर हमने समास विग्रह किया तो महान चासो देव बना, और महान चासो देव को अगर हमने समास का रूप दिया तो मतलब संक्षिप्तीकरण अगर इसका कर दिया, संक्षिप्त कर दिया, तो क्या बनेगा, महादेव, महादेव। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास है, इसमें है कर्मधारय समास। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण ये है समस्त पद, मतलब ये हमारा समास है। और अगर इसको हम विच्छेद करेंगे, विग्रह करेंगे, समास का विग्रह करेंगे, देखिए संधि के लिए विच्छेद का प्रयोग करते हैं, संधि विच्छेद। ठीक है, और समास के लिए विग्रह का प्रयोग करते हैं, समास विग्रह। तो अगर हम राम लक्ष्मण जो समस्त पद है हमारा, जो समास है, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो रामश्च लक्ष्मणश्च, मतलब इनमें क्या है, चा और श का योग हुआ है। ठीक है, ये योजक चिन्ह है, जैसे रामश्च लक्ष्मणश्च, तो इसमें के ये जो च वर्ण है ये इनके योजक चिन्ह है। ठीक है, इन्हीं योजक चिन्हों को अगर हमने लोप कर दिया और इसका एक साथ इसको जोड़ दिया तो यही हमारा हो जाता है समास। और विग्रह करने पर रामश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है, वैसे ही हो जाएगा जैसे पितरो शब्द हमने लिखा, पितरो है तो इसमें भी द्वंद्व समास होता है, और इसका क्या होगा, विग्रह करने पर इसका होगा, क्या होगा, माता चा पिता चा, और इसी को हमने इसके योजक चिन्हों का लोप कर दिया, माता और पिता दोनों में से और को हटा दिया, और एक साथ अगर लिखना चाहा, मतलब संक्षिप्त करना चाहा, तो इसमें क्या लिख देंगे, पितरो लिख देंगे, तो इसमें हो जाता है हमारा द्वंद्व समास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समास पढ़ लिया कि समास किसे कहते हैं, उसके बाद समास की परिभाषा, समास का शाब्दिक अर्थ और समास विग्रह, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया है। अब आगे हम चलते हैं समास के प्रकार कि ये समास कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए समास के प्रकार, मतलब समास 6 प्रकार के होते हैं। सभी लोगों को पता होगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये जो है समास वगैरह हम लोगों के फिफ्थ या फोर्थ में हो आने लगते हैं, समास संधि ये सब बताया जाने लगता है, मतलब फिफ्थ से तो बताया ही जाने लगता है, इससे पहले भी बुक्स में समास और संधि थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, इसलिए समास के विषय में आप लोग पहले से भी जानते हैं। और जैसा कि है कि समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के 6 कितने प्रकार के, समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा समास जो है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अब देखिए अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, इसके अतिरिक्त भी हम आपको और बता दें, इसमें जैसे दिया हुआ है कि इसके अतिरिक्त भी कुछ विद्वानों ने केवल समास को भी समास का एक प्रकार माना है, जिसे उदाहरण जैसे भूतपूर्व तथा वागार्थाव्यू आदि। ठीक है, लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा हमारा समास है, अब देखिए पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विग समास और छठा है बहुव्रीहि समास। तो देखिए अब हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं अव्ययी भाव समास। जैसा कि अव्ययी भाव समास का सूत्र है, संस्कृत में इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा। अगर आपको संस्कृत में इसकी परिभाषा देनी है, शॉर्टकट में आपको संस्कृत में इसको समझाना है, तो आप ऐसे समझा सकते हैं कि पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव समास। ठीक है, मतलब जिस पद में पूर्व पद प्रधान, मतलब पूर्व पद की प्रधानता होती है, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अब हिंदी में यही बताया है ना कि अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय अर्थात प्रधान होता, अव्यय प्रधान होता है, और उत्तर पद कोई सुबंत शब्द होता है, मतलब उत्तर पद में कोई भी सुबंत शब्द होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद नपुंसकलिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है। ठीक है, समस्त पद किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग एक वचन की तरह प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया है प्रतिदिनम। ठीक है, इसमें पूर्व पद प्रति है, प्रति अव्यय है। ठीक है, अब जैसे उसी तरह से यथाशक्ति, तो उसमें भी क्या है, पूर्व पद जो है यथा जो है वो अव्यय है। इसी तरह से इसमें प्रतिदिनम में प्रति शब्द जो है वो अव्यय है। तो हम लोगों का क्या हो गया, प्रतिदिनम समास जो है वह
अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका विग्रह अगर करेंगे हम, विग्रह करने पर अव्यय के अर्थ का प्रयोग ही करते हैं, विग्रह करने पर इसके अर्थ का प्रयोग करते हैं, अतः यह पद ही प्रधान होता है। विग्रह करने पर अव्यय के अर्थ का प्रयोग करते हैं, मतलब हम लोग अव्यय, हमारा पूर्व पद प्रधाना अव्यय हो गया ना, तो हमारा प्रतिदिनम में कौन सा शब्द अव्यय है? प्रत्यव्यय है। ठीक है, और इसका विग्रह करने पर हम जो भी अर्थ प्रयोग करते हैं वो किसके आधार पर करते हैं? जो हमारा अव्यय वाला शब्द है। ठीक है, अव्यय के शब्द के अनुसार ही हम उसके अर्थ का प्रयोग करते हैं। जैसे अब दूसरा समास और भी हम आपको बता दें, यहाँ पे है उपकृष्णम। उपकृष्णम में क्या है? इसमें पूर्व पद उप है, उप अव्यय है। ठीक है, पूर्व पद जो है इसमें उप अव्यय है, और विग्रह करने पर क्या होता है? कृष्ण से समीपम में समीप अर्थ प्रकट करने के लिए उप अव्यय प्रयुक्त किया गया है। मतलब यहाँ पे उप को अव्यय शब्द बताया गया है, और अव्यय का अर्थ क्या होता है? समीप। मतलब उप का अर्थ क्या होता है? समीप। ठीक है, उप हुआ अव्यय, और उप का अर्थ क्या हो गया है? समीप। ठीक है, तो कृष्ण के समीप, मतलब पूरा अगर हम इस समास का विग्रह करके अगर इसके अर्थ को हम जानते हैं तो क्या होगा? कृष्ण से समीपम, मतलब कृष्ण के निकट या कृष्ण के समीप। ठीक है, उसी तरह से और भी नीचे उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे अधिहरि। अब इसमें भी अधि जो है वो क्या है? अव्यय है। अधि स्त्री, मतलब स्त्रियाम इति, स्त्री के विषय में। उपकुंभम, कुंभ, उप का मतलब भी हमने जैसे बताया है, उप शब्द अव्यय है, और उप का अर्थ क्या होता है? समीप। जहां भी उप लगा होगा, जैसे उपगंगम, उप कृष्णम, उप कुंभम। ठीक है, तो उप का मतलब ही होगा समीप, और जो लास्ट वाला शब्द है उसी के पास में जोड़ देंगे। जैसे उपकुंभम है तो कुंभ से समीप, मतलब घड़े के पास। उपगमगम है तो गंगा के समीप। इस तरह से गंगा या समीपम, इसमें विभक्तियां लगाते हैं हम लोग। जो हमारा दूसरा वाला शब्द है उसी को पहले ला देते हैं, और उसी में हम विभक्तियां जोड़ करके, और संस्कृत में जब हम विग्रह इसका करते हैं तो बाद वाला शब्द पहले ले आते हैं, और पहले वाला जो अव्यय होता है उसको हम बाद में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यथाशक्तिम, मतलब शक्तिम अनतिक्रम में, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन जैसे अभी हमने बताया था, तो दिनम। अब देखिए जो है इसका अर्थ जो ले लेंगे वो अर्थ अव्यय शब्द से ही निकालेंगे। तो दिनम, दिनम प्रति, दूसरा शब्द तो हम उसके साथ में जोड़ते हैं, और जो पूरा अर्थ होता है इस शब्द का अर्थ जो पूरा होता है वो पूरा अव्यय पर ही निर्भर करता है। अब प्रति का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक दिन। प्रतिदिनम का क्या होगा? दिनम, दिनम प्रति। ये हुआ आपका समास विग्रह। इसी तरह से आगे भी जो समास दिए हुए हैं इनको आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आजीवन, ज्यादातर आजीवन कहेंगे लोग, आजीवन उसने बहुत मेहनत की, है ना, तो क्या होता है? आजीवन का समास क्या होगा? समास विग्रह करने पर आजीवन क्या होगा? जैसे जीवनस्य पर्यंतम, जीवनस्य पर्यंतम, मतलब पर्यंतम मीन्स होता है भर, मतलब तक, जीवन भर, है ना। तो जीवनस्य पर्यंतम मतलब जीवन भर। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए आप लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जैसे उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, मतलब जिसमें उत्तर पद, अभी हमने अव्ययी भाव समास में आपको समझाया है कि पूर्व पद प्रधाना तत्पुरुषा, मतलब जिसमें पहला पद प्रधान, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा समास हमारा है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या है? उत्तर पद प्रधाना तत्पुरुषा, मतलब जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब पहले शब्द को छोड़ करके, पहला शब्द छोड़ करके जो उत्तर पद होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो और पूर्व पद में द्वितीया में सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। अब देखिए तत्पुरुष समास का जब भी हम विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे, तत्पुरुष समास का हम विग्रह करेंगे तो ये विभक्तियों के अनुसार इसका हम लोग विग्रह करते हैं। ठीक है, जैसे विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती है ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया। तो इसमें जब भी हम इसका विग्रह करेंगे तो इसमें बीच में एक विभक्ति लिखी होगी, और उसी विभक्ति के जैसे प्रथमा विभक्ति या प्रथमा विभक्ति के वो है नेक चिन्ह है, तो ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर द्वितीय विभक्ति का को चिन्ह है ना, तो को का। फिर उसी तरह से तृतीया का है से और द्वारा,
ठीक है। तो इसी तरह से विभक्तियां इसमें जोड़ी जाएंगी तत्पुरुष समास में। जब हम इसमें देखेंगे तो आगे इसके भेद भी किए गए हैं। तो भेदों में क्या होता है, प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक के इसमें दिया हुआ है। मतलब जिस का विग्रह करते समय इसमें विभक्तियों का को जोड़ दिया जाता है बीच में। और जब उसको समासिक पद बनाते हैं तो क्या होता है, जब समास उसका बनाते हैं तो वही विभक्ति चिन्ह लोप कर देते हैं, मतलब उनको हम हटा देते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। अब जैसे उदाहरण में हम लोग देख लेंगे, जैसे ग्राम गता। अब ग्राम गता, तो इसका जब हमने विग्रह किया तो क्या होगा ग्राम गता का, ग्रामम गता। अब म जो है, म का हमने लोप कर दिया है। माँ विभक्ति कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय, जैसे तत्पुरुष में हमने बताया ना कि प्रथमा विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति के चिन्ह इसमें लगे होंगे। तो अब इसमें हमने ग्राम गता में कौन सा चिन्ह देखा है, ग्रामम गता, मतलब द्वितीय विभक्ति का इसमें इसकी जो विभक्ति है द्वितीय, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और जब इसका हम समास करते हैं तो यहाँ पे माँ को हटा देंगे और हमारा शब्द बन जाएगा ग्रामगता। उसी तरह से आगे हम चलते हैं, इसमें यहाँ पे देखते हैं कि तत्पुरुष समास वाले शब्द के रूप सभी विभक्तियों में चलते हैं। इसमें लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार किया जाता है। मतलब उत्तर पद प्रधान होता है, बताया ना, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधानता होती है अर्थ की, मतलब उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। तो इसमें जो है, इसमें लिंग, विभक्ति तथा वचन का प्रयोग उत्तर पद के अनुसार ही किया जाता है। तत्पुरुष समास के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। अब देखिए, तत्पुरुष समास हमने बताया ना कि दो विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। उसके बाद में तत्पुरुष समास के दो भेद बताए गए हैं। पहला है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, जहाँ विभिन्न पदार्थों के वाचक दो शब्दों का समास हो वह व्याधिकरण तत्पुरुष होता है। मतलब जहाँ पे सिर्फ दो ही शब्द हों और उन दो शब्दों के बीच में लगी हुई विभक्तियों और योजक चिन्हों का लोप करके हम लोग समास बनाते हैं, और उसे क्या कहते हैं हम लोग, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। फिर है व्याधिकरण समास के विग्रह अवस्था में पूर्व पद और उत्तर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती है। मतलब अगर इसमें हम विग्रह करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं। मतलब उसमें और सी विभक्ति होगी और दूसरे पद में दूसरी विभक्ति होगी। ठीक है। तो उसी तरह से अब है व्याधिकरण तत्पुरुष के मुख्यतः 12 भेद यहाँ पे बताए गए, 12 भेद बताए गए हैं। तो 12 भेद कौन कौन से हैं देख लीजिए। जैसे द्वितीय भी हमने बताया ना, द्वितीय व्याधिकरण तत्पुरुष मुख्यतः 12 भेद कौन कौन से हैं, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, इसमें और कुछ नहीं, बस विभक्तियां ही लगी होती हैं। जैसे द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, को है, और को जब हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो रामम। ठीक है। उसी तरह से तृतीय विभक्ति का चिन्ह क्या है, से और द्वारा है। तो जब हम संस्कृत में प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, तृतीय विभक्ति में से होता है ना। तो उसी प्रकार से फिर चतुर्थी विभक्ति आता है, फिर पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, फिर इसमें कुछ और भी जोड़ दिए गए हैं। सप्तमी विभक्ति तक तो हमारा विभक्तियां आती हैं। जैसे हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सप्तमी विभक्ति तक पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद में कुछ और भी जोड़ दिया जाता है, जो जिसे कहते हैं अव्यय, अवयु तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, गत तत्पुरुष और प्राग तत्पुरुष। ये और भी 4 चीजें इसमें जोड़ दी हैं, 4 नहीं 5 6 है ना। फिर है उपपद तत्पुरुष, अन्य पदार्थानि, अब अन्य पदार्थादि प्रधान तत्पुरुष। ठीक है। फिर दूसरा हमारा है, पहला तो हमने क्या बताया था, व्याधिकरण तत्पुरुष समास। दूसरा है हमारा समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो इसमें जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं ये देख लीजिए। एक ही पदार्थ के विशेषण, विशेष रूप तथा दो शब्दों का समास ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। समानाधिकरण समास में विग्रह अवस्था में दोनों पद में एक सी विभक्ति होती है। ठीक है। समानाधिकरण जैसे कि हम इसके उससे ही जान जाते हैं, इस शब्द से ही हमको पता चलता है कि जहाँ पर समान होते हैं। ठीक है। मतलब समानाधिकरण समास में विग्रह अवस्था में दोनों पद में एक सी विभक्ति होती है, वहां पर हमारा क्या होगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास का विवेचन मान में यहाँ व्याधिकरण तत्पुरुष की चर्चा की जा रही है। अब देखिए, जैसे कि हमने इसके बाद बताया है कि समानाधिकरण
जो, हाँ, व्याधिकरण में, जैसे व्याधिकरण में इतने भेद इसके बताए गए, समानाधिकरण में इतने भेद नहीं है, बस खाली यही बताया गया है कि एक ही पदार्थ के विशेषण विशेष रूप तथा दो शब्दों का ही समास ही समानाधिकरण तत्पुरुष समास है। और समानाधिकरण समास में विग्रह अवस्था में दोनों पदों में एक सी विभक्ति होती है। ठीक है, अब आगे हम आपको बता रहे हैं अगला हमारा कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का सूत्र क्या है, विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषणम विशेषेण बहुलम। मतलब जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब देखिए, विशेषण और विशेष से अगर आप जानते होंगे, विशेषण किसे कहते हैं, जिस जो विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आपको ये समाज समझने के लिए विशेषण विशेष भी समझना आवश्यक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं, जैसे किसी चीज की विशेषता बतलाई जाती है, जैसे गोरी लड़की, मोटी भैंस, है ना, और काला काला बादल, इस तरह से जब विशेषता बतलाई जाती है, ठीक है, तो उसे विशेषण, किसी चीज की जो विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष क्या होता है, विशेष जिस चीज की विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, आप देखिए जैसे हमने कहा गोरी लड़की, तो इसमें आपको विशेषण भी मिल जाएगा और विशेष भी मिल जाएगा। गोरी क्या हुआ, विशेषण है, क्योंकि लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है ना, तो वो गोरी क्या हो गई, विशेषण हो गया। और विशेष क्या है, विशेष है लड़की, गोरी लड़की। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अब विशेषण विशेष से समझ गए होंगे। तो आगे का समास हम बतला रहे हैं आपको कि जब समस्त पद में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह अवस्था में विशेष के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही विशेषण में लिंग विभक्ति और वचन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इस समास के भी कुछ भेद माने गए हैं। कहने का उदाहरण के रूप में अगर आप जानना चाहेंगे तो उदाहरण के रूप में क्या होगा, इसमें जैसे आप देखते हैं नीलोत्पलम, नीलोत्पलम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है नीलोत्पलम, मतलब नीला है जो कमल। अब कमल की यहाँ पे विशेषता क्या बतलाई गई है, कमल की विशेषता यह बतलाई गई कि क्योंकि वो नीला है। ठीक है, अब इसी तरह से पीताम्बर, पीताम्बर की विशेषता क्या बतलाई जा रही, क्योंकि वो वस्त्र पीला है। तो इस तरह से यहाँ पर वस्त्र क्या हो गया है, वस्त्र विशेष हो गया है और पीला रंग उसका क्या हो गया है, विशेषण। ठीक, वैसे ही महादेव में भी महान चासो देव, मतलब महान है जो देव। अब देवता की क्या विशेषता बतलाई गई है, महान है। ठीक है, महाराज, जैसे क्या कहते हैं महारानी या महाराज, तो इसमें क्या होगा, महान चासो राज्ञा, मतलब महान है जो राजा। अब क्या कभी कभी कहते हैं ना महारानी या महाराजा, तो क्या होता है, महान है जो राजा या महान है जो रानी। ठीक है, उसे क्या कौन सा दर्जा दिया जाता है, महारानी या महाराज का। महान है जो राजा उसे क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं, और महान है जो रानी उसे महारानी कहते हैं। इस तरह से ये हमारा हो गया है कर्मधारय समास। अब उसके बाद में आप लोग ये भी देख लीजिए कि कर्मधारय समास के कुछ भेद बताए गए हैं। अब जैसे किस समास में उपभेद, जैसे कर्मधारय समास के कुछ उपभेद बताए गए हैं, जो है विशेषण विशेष कर्मधारय समास, जिसमें विशेषण विशेष की बात की जाती है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे यहाँ पे अभी हमने नीलोत्पलम का बताया है उदाहरण में, नीलोत्पलम, तो यहाँ पर सिर्फ विशेषण और विशेष है, वहां पर क्या होता है, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष कर्मधारय है। दूसरा क्या है, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। अब उभय पद में देखिए दोनों पद विशेषण होते हैं। अब यहाँ पर दोनों पद विशेषण होंगे, वहां पर क्या होता है, उभय पद विशेषण समास होता है। दोनों पद का मतलब क्या होता है कि न पूर्व पद प्रधान होता है, ना उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही इसमें दोनों पद असमान होते हैं। इसमें मतलब दोनों पदों की प्रधानता होती है, उसे क्या कहते हैं, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। मतलब इसमें जैसे हमने बताया ना कि पीत कृष्ण, जैसे दोनों साथ साथ हमने बोल दिया रात दिन, या पीत कृष्ण बोल दिया, जैसे श्वेत कृष्ण बोल दिया, या पीत कृष्ण बोल दिया, या शीतोष्ण बोल दिया, तो इसमें क्या होता है, दोनों पद देखिए समान है। पीला भी अपनी जगह पे प्रधानता रखना है, पीला रंग भी, और काला रंग भी अपनी जगह पे प्रधानता रखता है, प्रधान है मतलब। उसी प्रकार से जैसे नीला भी है और पीला भी है,
दोनों दोनों रंग क्या है, अपनी अपनी जगह पे अपनी अपना अपना महत्व रखते हैं। उसी तरह से कृष्ण श्वेत, काला भी जरूरी है और श्वेत भी जरूरी है ना। अगर काला नहीं होगा तो सफेद की महानता कैसे पता चलेगी, ठीक है। इसीलिए कहा गया है ना कि अगर सुख होता है तभी, अगर दुख होता है तभी सुख का एहसास होता है ना। जब दुख होगा तभी तो सुख का एहसास होता है, नहीं तो अगर सुख ही सुख होगा तो दुख का एहसास तो सुख का फिर दुख हम अगर अनुभव नहीं करेंगे तो हमें सुख की फिर महानता नहीं, प्रधानता नहीं पता चलेगी, है ना। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दुख भी मिलता है, फिर थोड़ा थोड़ा फिर सुख भी मिलता है, तो यही क्या होता है, समान। तो इसी तरह से इसने बताया कृष्ण श्वेत, मतलब हर चीज की अपनी अपनी महानता प्रधानता होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया कृष्ण श्वेत, जैसे काला भी अपनी जगह पे महा महत्व रखता है और श्वेत भी अपनी जगह पे महत्व रखता है अपना अपना। शीतोष्ण मतलब ठंडा भी जरूरी है और गर्म भी जरूरी है, ठीक है। गर्मियों में जो है वो ठंडी चीज जरूरी है, और नहीं, ठंडी में जो है वो गर्म चीजों की आवश्यकता होती है, महत्व रखते हैं गर्म चीजें, है ना। और गर्मी में क्या है, ठंडी चीजें अपना महत्व रखती है। तो यहाँ पे समझाने का मतलब ये है उभय पद में कि दोनों पद की प्रधानता होती है, मतलब कोई एक पद अपना महत्व नहीं दिखा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय पद कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास कहते हैं। अगला जो है क्या है, उपमान कर्मधारय। उपमान में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, किसी की तुलना दूसरे चीज से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, जैसे घनश्याम, जब सामासिक पद का पूर्व पद उपमान और उत्तर पद सामान्य हो वहां पर उपमान कर्मधारय होता है। जैसे घन यू श्याम, अब यहाँ पे बादलों के समान श्याम, मतलब किसी को अगर काला बताना है तो उसको कोई उपमा दे देते हैं, मतलब क्या करते हैं, उपमान, उसको उसके सामने एक उपमान रख देते हैं कि तुम इस तरह से काले हो, जैसे क्या है, बादलों के समान श्याम, आपका वर्ण रंग कैसा है कि बादलों के समान श्याम है ना। कि लाइट जाने से ऐसा अंधकार छा जाता है जैसे बादलों के समान श्याम, है ना। घन यू श्याम, तो घन यू श्याम क्या होता है, बादलों के समान श्याम। उसी तरह से मुख चंद्र, अगर किसी को बहुत सुंदर हमको दिखाना है तो उसके सामने हम उपमा रख देते हैं कि उसकी बहू तो चंद्रमा के समान मुख वाली है ना। क्या कहते हैं हम लोग, चांद के मुखड़े जैसी है, उसकी बहू इतनी सुंदर है कि जैसे चांद का मुखड़ा हो। तो वैसे ही क्या बताते थे, मुख चंद्र, चंद्र यु मुखम, मतलब चंद्रमा के समान मुख है जिसका, ठीक है, यही होगा उपमान कर्मधारय। फिर है नरसिंह, नर यु सिंहा, मतलब नर सिंह के समान, मतलब जो मनुष्य है वो इतना बलशाली है कि बिल्कुल सिंह के समान उसके अंदर बल है। तो इसी तरह से हमने किसकी उपमा दे दी, सिंह, मनुष्य की तुलना हमने सिंह से कर दी, ठीक है। फिर है पुरुष व्याघ्र, मतलब पुरुष व्याघ्र यु, पुरुष व्याघ्र की तरह है, मतलब पुरुष जो है जैसे नरसिंह के समान, उसी तरह से पुरुष व्याघ्र की तरह है, व्याघ्र की तरह पुरुष है। तो ये तो हो गया हमारा उपमान कर्मधारय समास। फिर है हमारा रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय में क्या होता है, जैसे रूपी हमने कहते हैं कि विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है, सभी धनों में विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, देखो विद्या को हमने क्या बताया, एक तरह का धन बताया है ना, एक प्रकार का विद्या को हमने धन बताया। तो विद्या धनम क्या हो गया, विद्या एव धनम, मतलब विद्या रूपी धन। उसी प्रकार से शोकाग्नि, शोक एवं अग्नि, मतलब शोक, इतना ज्यादा उसको शोक है कि वह अग्नि की तरह महसूस कर रहा है, तो यह क्या होगा, शोक रूपी अग्नि। ये हो गया हमारा रूपक कर्मधारय समास। अब देखिए हमारे कर्मधारय समास, आपको हमने कर्मधारय समास पूरी तरह से बता दिया है, कर्मधारय समास के भेद भी बता दिए हैं। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं, जैसे विशेषण विशेष कर्मधारय, दूसरा है उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है। उसके बाद उपमान कर्मधारय एवं चौथा क्या हमारा, रूपक कर्मधारय समास। अब हम आते हैं द्वंद्व समास पे, तो अब हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा चौथा समास है, कौन सा है, द्वंद्व समास। जैसे 3 समास हमने अब अभी पढ़े हैं, कौन सा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब चौथा समास हमारा है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को अगर संस्कृत में हम इसका सूत्र बताएंगे तो क्या होगा, उभय पद प्रधानो द्वंद्व, ठीक है, मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर चर्चा की थी ना कि पितरों में क्या होता है, दोनों पद समान है, माता भी भाई अपनी प्रधानता रखती, पिता भी, रात दिन है, दिन की भी प्रधानता है और रात की भी, सुख दुख, सुख भी
अपनी जगह पे है, और दुख भी, तो भाई और बहन। तो इन सब समासों में क्या होगा, जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें योजक चिन्ह हमारा और रहेगा, या संस्कृत में अगर हम लोग लिखेंगे तो च लगेगा, बीच का योजक चिन्ह जो भी होगा हमारा च होगा, या हिंदी में अगर प्रयोग करेंगे तो और होगा। तो इस तरह से जब समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहां द्वंद्व समास होता है। जब जो हमारा समास है, समास को ही तो समस्त पद कहते हैं ना, तो जो हमारा समास है उसमें दोनों पदों की जब प्रधानता होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो इस तरह से अगर विग्रह करने, और विग्रह करने पर च प्रयुक्त होता है, च संस्कृत में अगर हम विग्रह करेंगे तो चप का प्रयोग करेंगे, च का, और अगर हिंदी में हम करेंगे तो और का प्रयोग करेंगे। जैसे माता और पिता, संस्कृत में करेंगे तो माता च पिता च। उसी प्रकार से द्वंद्व समास के मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भेद बताएंगे। देखिए अभी जैसे कि हमने बताया है उसका कर्मधारय समास के भेद बताए, उसी तरह से द्वंद्व समास के भी 3 भेद बताए गए। जैसे इतरेतर द्वंद्व। अब इतरेतर द्वंद्व में देख लीजिए क्या होता है, जब सामासिक पद में प्रयुक्त पद अपनी अपनी प्रधानता रखते हैं, मतलब अपनी अपनी प्रधानता, वो पहला पद भी अपनी प्रधानता रखता है और दूसरा पद भी अपनी प्रधानता रखता है, तो दोनों पदों का अलग अलग अर्थ होता है और वहां पर इतरेतर द्वंद्व होता है। जैसे स्त्री पुरुषों, यहाँ पर स्त्री भी अपनी प्रधानता रखती है और पुरुष भी अपना प्रधान है, तो दोनों में क्या होता है, स्त्री चाहे पुरुष चाहे, ये तो संस्कृत का समास हो गया। फिर उसी प्रकार इन दोनों का अर्थ अगर हमको हिंदी में लिखना है तो स्त्री और पुरुष लिख देंगे। उसी प्रकार से राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मणों, गंगा यमुने, माता पितरों, हरिहरो, ठीक, अश्वरथो, इस तरह से ये सारे समास हमारे इतरेतर द्वंद्व के हो गए। अब है हमारा समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, जब समासिक पद में अनेक पदों के होने से एक समुदाय का बोध होता है, मतलब यहाँ पे समुदाय का बोध होगा, तो वहां पे क्या होता है, समाहार द्वंद्व होता है। जैसे अहर निशम, मतलब अह च निशाचा, मतलब दिन और रात। अहा मीन्स होता है दिन और निशा मीन्स रात, मतलब दिन और रात। फिर है हस्त पादम, मतलब हस्तों च पादों च, हाथ और पैर। उसी प्रकार से रथा रथाश्वम, मतलब रथ और अश्व, रथ और घोड़े, रथाश्च अश्वाश्च, रथ और घोड़े। दधिघृतम, दही और घी, दधि च घृतम च। फिर है यहाँ पे एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं जैसे जिसमें सिर्फ एक पद दिखाया जाएगा जिसकी प्रधानता दिखाई जाएगी। जैसे जब समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है, सिर्फ आपको एक पद दिखाई देगा। जैसे पितरों में है, पितरों को ही उदाहरण हमने ले लिया, तो पितरों ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ पिता दिखाई दे रहा है, मतलब एक शब्द जो है वो शेष दिखाई दे रहा है। माता का इसमें नहीं दिख रहा है, शब्द ही माता वाला नहीं है। लेकिन जब पितरों कहेंगे तो उसी में दोनों लोग जुड़ जाएंगे, माता चा पिता चा, माता और पिता। तो इस तरह से ये होगा जब दो समान पदों में समास होने पर एक पद शेष रह जाता है जो दोनों पदों का बोध कराता है, वहां पर एक शेष द्वंद्व होता है। जैसे पितरों है, रामो है, भ्रात्रो है, पुत्रो है, तो इसमें क्या है, इसमें दोनों पद दिखाते हैं। जैसे पितरों का बता दिया माता और पिता, रामों में बता दिया राम और परशुराम, भ्रात्रों में भाई और बहन आ जाते हैं, पुत्रों में पुत्री और पुत्र दोनों आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया है ये द्वंद्व समास। अब हम लोग आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास क्या है, जब समस्त पद, अब संख्यावाची द्विगु, अगर हम लोग संस्कृत में इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र क्या होता है, संख्यावाची द्विगु, मतलब जिसमें संख्याएं दिखाई जाती हैं वहां पर द्विगु समास होता है। जब समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। इस पद के विग्रह करने पर समाहार या समूह का बोध होता है। तो द्विगु समास का समस्त पद प्रायः नपुंसकलिंग एक वचन होता है। जैसे हम लोग इसमें पढ़े पंचवटी है, त्रिभुवन है, चतुर्फलम है, पंचगवम है, तो मतलब पहला पद ही हम लोग देखते हैं संख्यावाची है, ठीक है। जैसा कि सुनने में ही लग रहा है कि पहला पद संख्यावाची होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचानाम वट्यानाम समाहारा, जब संस्कृत में अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ पे समाहार लगाएंगे, और अगर हिंदी में करेंगे तो 5 वटों का समूह, या त्रिभुवन का है तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा, ये संस्कृत का हो गया। फिर तीनों भुवनों का समूह, अगर इसको हिंदी में प्रयोग करना है तो तीनों भुवनों का समूह, ये हो गया हमारा द्विगु समास, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में है
जब सामासिक पद में पूर्व पद तथा उत्तर पद के स्थान पर अन्य पद की, मतलब दोनों पद, जो पूर्व पद है और उत्तर पद है, दोनों पद मिल करके किसी तीसरे की प्रधानता दिखाते हैं, तीसरे शब्द की प्रधानता दिखाते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो जैसे क्या है, हम दिखा रहे हैं दशानन, 10 है आनंद जिसके। अब इसमें देखिए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर दिखा रहे हैं। अब इसमें आप ये कहेंगे कि इसमें 10 जो शब्द है वो संख्यावाची है ना, तो इसमें वो द्विगु समास का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दशानन ये शब्द जो है तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे शब्द की प्रधानता दिखा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है, द्विगु समास ना हो करके यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। ठीक है, तो इसलिए दशानन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि दशानन अगर संख्यावाची है तो यह ये द्विगु समास के अंतर्गत क्यों नहीं आता है, लेकिन इसको इसलिए नहीं रखते हैं, मेन जो है इसको अगर विग्रह करके आप लिख सकते हैं तो द्विगु समास भी इसको इसमें दिखा सकते हैं, लेकिन ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका क्या तीसरे की प्रधानता दिखा रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। उसी तरह से नीलकंठ, अब क्या है, नीलकंठ हमने बोला तो नीला है कंठ जिसका, ये किसी तीसरे की ओर तीसरे शब्द की प्रधानता दिखा रहा है, मतलब शिव, भगवान शिव है ना। उसी तरह से पीताम्बर, पीतान अम्बराण यशसा, मतलब पीला है वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसकी, तो यह किसी तीसरे की ओर संकेत तीसरे की प्रधानता यहाँ पे दिखाई जा रही, मतलब भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है समास। अब इसके कुछ भेद भी बताए गए हैं, ये भेद है जैसे व्याधिकरण बहुव्रीहि समास, जैसे चक्रपाणी, चक्रोपाणो, जैसे चक्र है हाथ में जिसके, ये भी तीसरा की दिखा जा रहा है। फिर तुल्य योग बहुव्रीहि में, मतलब जैसे योग योग होता है समास में साथ का दिखाते हैं, साथ में जैसे उसमें साथ का प्रयोग किया जाता है, दो लोगों को तो दिखाएंगे तीसरे की ओर संकेत भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ दिखाएंगे, तो क्या होता है, यहाँ पे तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। जैसे सुपुत्र, मतलब पुत्र के साथ में। ठीक है, फिर है पुत्र के साथ में कौन होता है, पुत्रेण सहित, तो ये तीसरे की ओर दिखा रहा है ना, पुत्र और सहित ये दोनों शब्द मिलकर के तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, मतलब पिता की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे योग भी है बीच में, जैसे पुत्र के साथ, साथ का यहाँ पे दिखाया गया साथ में। उसी तरह व्यतिहार्थ बहुव्रीहि समास, व्यतिहार्थ बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जब समास में तृतीयांत या सप्तमयंत पदों का प्रयोग होता है, वहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। जैसे यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे केशा केसी, बालों को पकड़ कर युद्ध हुआ, ये भी है ना। और उसके बाद में क्या है, हस्ता हस्ती, मतलब हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध, तो ये हुआ व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो हमारा आज समास प्रकरण ये समाप्त होता है। ठीक है, 6 समास जो हमने जो 6 समास हमारे हैं उसका अध्ययन आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो 6 समास को हमने समझ लिया। 6 समास हमारे कौन कौन से थे, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, आज हमारा समास प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है।